डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य परिसर के स्टूडियो से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम 204 की यूनिट 1, जिसका कि नाम है ग्रामीण समुदाय का अर्थ, विशेषता और विकास योजनाओं में उन योजनाओं की भूमिका, इस यूनिट पर हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इकाई के हमारे उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सभी ग्रामीण समुदाय के अर्थ को समझ पाएंगे, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे और ग्रामीण समुदाय की जो विकास की योजना है उनके बारे में भी आप सभी को यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए शुरू करते हैं। परिचय। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में लगभग 70% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है। तो भारत का जो वास्तविक जीवन है, या हम कह सकते हैं भारत का जो वास्तविक हृदय है, वो अभी भी गांवों में बसता है। और ग्रामीण जीवन से ही भारत में जो मानव सभ्यता का जन्म हुआ और वहाँ से ही उसकी जड़ें जुड़ी हुई है। अगर हम विद्यार्थी मित्रों बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय ही वहाँ की मुख्य आजीविका के स्रोत होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने ग्रामीण परिवेश को देखा होगा, वहाँ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी प्रकार की कोई औद्योगिक इकाई नहीं होती है। वहाँ की जो आजीविका है वह उनका मुख्य स्रोत वहाँ की कृषि कार्य या पशुपालन से ही जुड़ा होता है। गाँव का जीवन जो है प्रकृति के निकट होता है और शांतिपूर्ण होता है। ग्रामीण जीवन जो है वह समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से एकजुट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थोड़ी कम होती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम ग्रामीण समुदाय को समझने की कोशिश करें, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रूरल कम्युनिटीज़, तो हमने जैसे कि पहले भी बात किया कि लगभग भारत में 70% जनसंख्या अभी भी गाँवों में निवास करती है और भारत में लगभग अधिकतम जनसंख्या जो है गांवों में ही निवास करती है। ग्रामीण समुदाय जो है प्रकृति, कृषि और परंपराओं से गहरा लगाव रखता है, उनसे जुड़ा रहता है और उन्हीं से संबंधित अपने क्रियाकलाप करता है। गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं हम सभी को देखने को मिलती है। वहाँ के त्यौहार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, सभी में समानताएं हमको देखने को मिलती है, जो कि शहरी क्षेत्रों में हमको देखने को नहीं मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करें तो ग्रामीण जीवन में अनौपचारिक और प्राथमिक संबंध बहुत प्रमुख होते हैं। वहाँ पे अनौपचारिकताएं कम होती है, मानव के बीच में परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं और निकटतम संबंध ग्रामीण परिवेश में हमको देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है और उसका आकार बहुत छोटा होता है शहरी क्षेत्र के बजाय। अगर हम तुलना करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। अब पंचायती राज की योजनाओं के अनुसार हम बात करें तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 15,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। ऐसी पंचायती राज की योजना के अनुसार उसका एक आधिकारिक डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं वो है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए कुछ समाजशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हम देखते हैं। तो जो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं, मंजूमदार जो एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि गाँव एक जीवन शैली है और एक अवधारणा है। उनका कहना था कि गांव एक जीवन शैली है, लोग अपना जीवन वहाँ पर यापन करते हैं, और एक वह अवधारणा है जिसके आधार पर वो जीवन जीते हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए श्रीनिवासन, उन्होंने कहा कि गांव जाति जैसी विभिन्न क्षैतिज परतों की बनी एक ऊर्ध्वाधर इकाई है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने देखा होगा गांव में जाति आधारित जो कार्य है वो वर्गीकृत होते हैं वहाँ की जातियों में। तो उन्होंने जाति से इस परिभाषा को, ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण समुदाय को उन्होंने परिभाषित किया। ऐसे ही चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा कि गांव जो है छोटे गणराज्य के रूप में होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, उनका कहना था कि जो ग्राम है वह अपने आप में एक देश के समान है। वहाँ का अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना एक आर्थिक सिस्टम है, वहाँ वो अपने आप में पूर्ण एक गणराज्य के रूप में है। ये चार्ल्स मैटकॉफ का कहना था। विद्यार्थी मित्रों, रोज एंड रोज करके एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि गांव में जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, मुख्यतः कृषि कार्य होता है, सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता होती है। ये हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया। तो ये प्रमुख समाजशास्त्री जो हुए, उन्होंने ग्रामीण समुदाय की समाजशास्त्रीय परिभाषाएं दी और ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करने का प्रयास किया। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम आगे बात करें, ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षणों की बात करें,
तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो खेती होता है। लोग जो है वहाँ का प्रमुख कृषि कार्य और पशुपालन में ही अपना आजीविका करते हैं। वर्तमान में पारंपरिक खेती आधुनिक खेती में अब थोड़ी-थोड़ी परिवर्तित हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण समुदाय के लोग भी अब पारंपरिक खेती को छोड़कर तकनीकी युक्त या आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति के साथ ग्रामीण परिवेश का जो संबंध बहुत गहरा होता है। जैसे कि हम ग्रामीण जीवन की बात करें तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ की ऋतुओं, वहाँ का पर्यावरण से वहाँ के लोगों का जुड़ाव बहुत अधिक होता है। कृषि और पशुपालन और जीवन प्राय प्रकृति पर ही वह निर्भर रहते हैं। सब कुछ प्रकृति से ही वह प्राप्त करते हैं। हम बात करें वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं तो परिवार का सामाजिक जीवन ही प्रमुख वहाँ की इकाई होती है और परिवार के मुखिया के निर्णय ही सर्वमान्य वहाँ पर माना जाता है। ऐसी वहाँ की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें वहाँ पे सोशल यूनिटी की तो वहाँ पर जाति, समाज और परिवारों में एकता का भावना बहुत प्रबल होती है। हमने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों में वो वर्गीकृत होते हैं। कार्य के आधार पर विभिन्न जातियाँ वहाँ पे रहती है, लेकिन जितनी भी जाति है, जितने भी परिवार है, उनमें एक प्रबल भावना रहती है कि हम इस ग्रामीण क्षेत्र से या इस गांव से हम संबंध रखते हैं। संकट के समय सभी सामूहिक सहयोग की प्रवृत्ति उन लोगों में होती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को अगर हम साथ लेके अगर समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को अत्यधिक आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। ये जो ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हम देख रहे हैं, इसी के विपरीत शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। अगर हम धर्म परंपराओं की बात करें तो धार्मिक मान्यताएं और कर्मकांडों का गहरा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में होता है और ईश्वर और प्रकृति में वो लोग गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे हम बात करें शिक्षा की कमी, वहाँ पर विद्यालयों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने कारण अवसर नहीं मिल पाता, इसलिए वहाँ शिक्षा की कमी होती है और सीमित ही रोजगार के साधन होते हैं। वहाँ पर कृषि कार्य से ही उनका आजीविका का स्रोत होता है। पशुपालन और कृषि कार्य से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्यतः कमजोर ही होती है, निम्न में होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा आर्थिक मजबूत होने के लिए ज़्यादा अवसर प्राप्त वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम बात करें, जैसा कि आज का हमारा यूनिट का प्रमुख भाग है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है। उन योजनाओं की क्या भूमिका है ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, तो हम इस स्लाइड में वही चर्चा करेंगे कि विकासात्मक जो योजनाएं हैं उनकी क्या भूमिका है। तो विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण विकास की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि और सशक्तिकरण लाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाया जाता है और उनको गांव में लागू किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम कुछ विभिन्न प्रकार की जो सरकारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, पर अभी हम इनकी भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत सुविधा है, जैसे हम बात कर सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उनकी व्यापक कमी को दूर करना। गांव की जो मुख्यतः समस्याएं होती है वह स्वास्थ्य हो सकती है, शिक्षा होती है और रोजगार होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस अनुरूप विकासात्मक योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई जाती है और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस ग्राम क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी को दूर करना होता है। विभिन्न सरकारी और संस्थागत कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ के विकास कार्यों को लागू किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, जो जितनी भी विकासात्मक योजनाएं होती है उनका मूल मंत्र होता है कि समाज और पर्यावरण के हित में विकास कार्य करना और समाज के जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं उनके जीवन स्तर को उच्च स्तर की ओर लेके जाना जो निम्न स्तर पर है। तो विभिन्न प्रकार की जो विकास की योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वह उनको एक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है, एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकासात्मक योजनाएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और वह ग्रामीण क्षेत्र की कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है जो ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाती है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रमुख योजनाएं हैं संचालित हमारे भारत देश में, उन पे कुछ प्रमुख जो योजनाएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सर्व परिचित एक योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, जिसको हम MG नरेगा के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह योजना 2005 में प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवार जो है उनको 100 दिन का गारंटी रोजगार उन्हीं के क्षेत्र में उनको प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी मित्रों, सार्वजनिक कार्य जैसे कि हम बात कर सकते हैं, सड़क निर्माण का कार्य हुआ, जल संरक्षण का कार्य हुआ, वृक्षारोपण का कार्य हुआ, ऐसे अनेक नवाचार के जो कार्य हुए वह वहाँ सरकार उन्हीं के क्षेत्र में संचालित करती है और उसी के माध्यम से ग्रामीण परिवार को रोजगार का सृजन होता है। तो ऐसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना 2005 में प्रारंभ हुई। अगली योजना पर हम विद्यार्थी मित्रों बात करें तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
यह योजना वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी और निराधार वर्ग के अकुशल जो लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, इस उद्देश्य के साथ ये योजना 2001 में प्रारंभ हुई। विद्यार्थी मित्रों, गांव में यातायात की सुविधा, वहाँ की जो जुड़ाव है शहरी क्षेत्र से, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको शहरों के साथ जोड़ना, ताकि वहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास के ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम कुछ योजनाओं पर बात करते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। अब इसका लक्ष्य क्या था? लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उनके ग्रामीण क्षेत्र में ही उपलब्ध करवाना। ऐसी योजना 1999 में प्रारंभ हुई। विद्यार्थी मित्रों, अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया और इस योजना का उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक सबके लिए घर, इस लक्ष्य के साथ ये योजना प्रारंभ हुई और इसमें ग्रामीण मजदूर, महिलाओं और जो झुग्गी या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार थे उनको एक पक्का मकान उपलब्ध करवाना। लक्ष्य था कि 3 वर्ष में 1 करोड़ से पक्के मकानों का निर्माण करना और ये योजना वर्तमान में भी निरंतर जारी है। अगली बात योजना की हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो स्वच्छ भारत मिशन, हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को यह योजना भारत सरकार ने लागू की। पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके हम प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो सर्वप्रथम लक्ष्य था कि खुले में शौच की जो प्रथा थी उसको खत्म करना, उसको समाप्त करना स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य था, जिसको कि लगभग भारत में प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कचरा निपटारा की जो व्यवस्था होती है, चाहे हम गीला कचरा बोल सकते हैं या हम सूखा कचरा बोल सकते हैं या हम वेस्ट वाटर जो होता है उसका मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं, उसकी एक सुव्यवस्थित योजना बनाना, व्यवस्था करना। ऐसे ग्राम के जो क्षेत्र है उनको साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना, इस उद्देश्य के साथ वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उसको प्रारंभ किया गया। विद्यार्थी मित्रों, आगे है और कुछ योजनाओं, प्रमुख योजनाओं की हम चर्चा करते हैं। तो गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार की ये योजना है। गुजरात राज्य में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य था कि जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र हैं उनको मजबूत बनाना और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्तर में सुधार करना, पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना और उनकी इस प्रकार की सहायता उन्हें प्रदान करना, ऐसी योजना प्रारंभ की गई। इंदिरा आवास योजना की हम बात करें तो यह योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण परिवार के जो पिछड़े और कम आयु के लोग हैं, परिवार है, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना। अब पात्र परिवार जो है उनको सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास का निर्माण करना, इसके लिए उनको सहायता दी जाती थी। इसी उद्देश्य के साथ 1985 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। विद्यार्थी मित्रों, अगली योजनाओं की हम बात करें तो भूमि और सिंचाई और तकनीक, इन को हम देख सकते हैं। तो किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, हल जैसे आधुनिक उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद, कीटनाशक, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की हमारी कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित योजनाएं भारत सरकार ने प्रारंभ की। सरकार द्वारा कम ब्याज पर कृषि को ऋण देना, सब्सिडी देना, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके और तकनीक का समावेश कृषि में कैसे हो सके, इसको लेकर भी भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम चलते हैं। तो नए व्यवसाय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार प्रारंभ हो, नए स्वरोजगार प्रारंभ हो, इनके अवसर उनको मिले ताकि बेरोजगारी कम हो, इस उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ हुई। विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए। भूमिहीन जो किसान होते हैं उनको नए व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भी ये योजनाएं प्रारंभ की गई। अगर हम बात करें जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देने की, तो विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र में जो आरोग्य केंद्र है, जिसको हम पीएससी बोल सकते हैं, विद्यालय है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की हम बात कर सकते हैं। सड़क की योजना है, बिजली है, रेलवे है, टेलीकॉम है। अगर हम बात करें जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे बंदरगाह है, स्टील, पेट्रोलियम, ऐसे प्रमुख जो उद्योग हैं उनकी बुनियादी ढांचों को भी सुदृढ़ किया गया, वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको कि हम ICDS के नाम से जानते हैं, यह भी एक भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसके माध्यम से जो गरीब और वंचित वर्गों के परिवारों के जो बच्चे होते हैं उन्हें
पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाना, ताकि उनकी वजन और कुपोषण की स्थिति में सुधार हो सके। ऐसी समस्या के समाधान के लिए एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ किया गया। विद्यार्थी मित्रों, आज भी ये वर्तमान में भी ये योजना संचालित है और विद्यार्थी मित्रों जो कुपोषण या कम वजन वाले बालक हैं उनको आज भी ये लाभ मिलता है। अगर हम विद्यार्थी मित्रों बात करें नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा निधि की हम बात करें तो वर्ष 2020 में हमारी एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की। इस योजना का भी उद्देश्य जो था कि रोजगार अनुमुखी शिक्षा सभी को प्राप्त हो। स्वतंत्रता के बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेज गति से इसका विकास हुआ और वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 हमारे पास है, जिसमें रोजगार अनुमुखी शिक्षा सभी को प्राथमिकता के साथ दी जाए, ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम आज की बात करें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो हमने ग्रामीण समुदाय का विकास और देश में समग्र विकास के लिए आवश्यक है, इस पर हमने चर्चा की। और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है, जिसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं आर्थिक योजनाएं, सामाजिक योजनाएं या सांस्कृतिक विकास के लिए, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा की एक बुनियादी सुविधाएं उनको प्राप्त करती है और ये योजनाएं जो हैं ग्रामीण जीवन में जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने में बहुत मदद करती है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी इन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की दिशा में हम सभी अग्रसर हैं और ये सभी योजनाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। अगर विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपने ज्ञान की परख जो यहाँ दिए गए प्रश्न हैं उनके माध्यम से हम सभी कर सकते हैं। और विद्यार्थी मित्रों, अगर इस विषय पर अगर आप और रुचि रखते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ जो संदर्भ दिए गए हैं उनके माध्यम से आप जाकर और भी अधिक जानकारी इस विषय पर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।